हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महादेव कोरे। मैं आज आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा उद्यम नगर कोल्हापुर, यहाँ पर जो वहाँ के अधिकारियों ने फ्रॉड किया है उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। आजकल क्या हो गया है, बहुत सारे बैंक फ्रॉड्स चल रहे हैं, लेकिन बैंक फ्रॉड्स में अगर बैंक के डायरेक्टर्स और बैंक का स्टाफ अधिकारी लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं तो समझो बैंक डूब ही जाते हैं, जैसे कि यश बैंक का हो गया और बहुत सारी बैंक्स डूब गए हैं। ये खाली बैंक के डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट और बैंक अधिकारियों की वजह से बैंक डूबती है। सामान्य लोगों का जो भी डिपॉजिट का पैसा है, जो शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर का पैसा है, वो सारा डूब जाता है खाली इन लोगों की वजह से। तो इसके बारे में ही मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। कोल्हापुर में जो स्टेट बैंक है वहाँ का एक मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरा इन्फॉर्मेशन देने का पर्पज़ ये है कि अपनी जो भारतीय इकोनॉमी है वह अपने भारत में जितने ही नेशनलाइज बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, ये अगर आरबीआई के गाइडलाइंस से और कंपनी लॉज के कंपनी लॉ 2013 के रूल्स के साथ अगर चलती है और सेबी के रूल्स फॉलो करती है प्रॉपरली, तो अपने रूल्स बहुत अच्छे हैं, लॉ बहुत अच्छा है, रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्वार्थी अधिकारियों की वजह से और डायरेक्टर्स की वजह से आजकल अपने यहाँ बैंक डूब रही है। तो इसका ही मैं एक एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट के साथ और प्रूफ के साथ आपको यहाँ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने पहला मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम महादेव कोरे है, मैं फ्रॉम कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ और मुझे 30 इयर्स का मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस का एक्सपीरियंस है। तो अभी मैं आपको कुछ मेरे ईमेल्स दिखाता हूँ। तो ये ईमेल देखो, ये ईमेल है। मैंने ऐसे बहुत सारे ईमेल्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से लिख रहा हूँ और बैंक को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से, बैंक को सेव करने के हिसाब से, इकोनॉमी को सेव करने के हिसाब से मैंने लिखे थे। तो ये कुछ ईमेल्स है, तो मैं ऐसा ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मैं ये सारा ईमेल आपको पढ़कर दिखा नहीं सकता हूँ। तो या आप ये वीडियो होल्ड करके आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसमें से आपको थोड़ी ऐसे ही जानकारी दे रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे मैंने पूरे 2019 से बैंक को और बैंक के सारे एम्प्लॉय को उनके मेल आईडी पे रजिस्टर ईडी पोस्ट से ऐसे मेल लिखे हैं और जानकारी देकर बैंक को बचाने के लिए मैंने अपना बहुत सारा नॉलेज, टाइम इसमें खर्च किया है। लेकिन हुआ यह है कि इतने सारे मेल भेज के, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे के बैंक मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे। बैंक के अधिकारी निगरगट बन गए हैं, इन्होंने मुझे कोई भी रिस्पांस, कोई भी आंसर नहीं दिया है। और जब आंसर दिया तो वो मुझे बूमरैंग करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए दिया है। उसके मैं डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। तो अभी मैं ये जो मेल दिखाया आपको, ये वीडियो स्टॉप करके आप पढ़ सकते हो। जो भी इसमें के जानकार लोग हैं वो ये पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और भारतीय इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए आप मुझे सहयोग दे दो, अपना सहयोग मुझे दे दो, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो अभी देखो, ये मैं एक मेरा अभी देखो ये मेल मैंने डिप्टी जनरल, जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। हाँ, ये देखो, ये मैंने डिप्टी जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, स्टेट बैंक, एमजी रोड, गोवा पणजी, वहाँ पे उनका ये जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, उधर डिप्टी जनरल मैनेजर बैठते हैं, उनको मैंने लिखा था। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, महादेव मारुति कोरे, मैनेजर अकाउंट्स फाइनेंस, पीडी भोसले नगर, कोल्हापुर। ये मेरा सेल नंबर है
तो सब्जेक्ट देखिए, रिगार्डिंग हाउ फ्रॉडुलेंटली SBI disbursed loan to Marvelous Metals Private Limited as per ROC index charge on 1/6/2020। तो 1/6/2020 को इन्होंने 2,85,39,720 इतना लोन दिया है। और भी बहुत लोन दिए है, उसकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा, लेकिन मैं ये आपको मेरा जो रजिस्टर्ड एडी लेटर है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। इसमें रेफरेंस में देखो, मैंने बैंक को जो पहले पत्र लिखे थे उसका रेफरेंस भी इसमें दिया है। रिगार्डिंग फ्रीज ऑफ अकाउंट्स ऑफ मार्वेलस मेटल्स और अकाउंट्स के टाइप मैंने बताया है। और उसके भी पहले मैंने और एक रेफरेंस लेटर भेजा था, माई लेटर डेटेड 27/9/2019 रिगार्डिंग फ्रीज ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ मार्वेलस मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा पहला जो लेटर था वो 27/9/2019 था, तब से मैं बैंक को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन बैंक गलत तरीके से कैसे इन्होंने कंपनी का साथ दिया है और अर्थपूर्ण व्यवहार करके लोन दिया है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये मेल मैं ऐसा ही स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसमें के जो जानकार है इतनी सारी अच्छी माहिती देकर भी इन्होंने कैसा मुझे फंसाया है और इंडियन इकोनॉमी को फंसाने का कोशिश किया है। ये ज़रा आप इसमें के जो भी जानकार लोग हैं, CS है, CA है, बैंक अधिकारी है और बहुत सारे लॉयर्स है, तो ये सभी लोग इस बात को जान सकते हैं, ये नॉलेजेबल लोग जानेंगे। ये सब मैं आपको पढ़कर बता नहीं सकता, लेकिन ये आप थोड़ा सा मेरा वीडियो होल्ड करके अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो इसमें ये पूरी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। इसके बाद ये लेटर लिखने के बाद मैं बैंक के अधिकारी का एक मुझे लेटर आया था, तो उसके बारे में मैं थोड़ी आपको अभी जानकारी देता हूँ। तो हुआ ये, बैंक के अधिकारियों के बारे में लेटर के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पर है, ये देखो, ये बैंक का एक मुझे लेटर आया था। ये बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरे हाँ, ये मेरा नाम है महादेव कोरे, प्लॉट नंबर 3 PD भोसले नगर, RK नगर, कोल्हापुर। यहाँ पर बैंक ने मुझे पोस्ट से एक लेटर लिखकर मेरा, इसमें इन्होंने क्या लिखा है देखो, ये 1 दिसंबर 2020 को आया है और इसमें इन्होंने लिखा है, वी आर इन रिस्पेक्ट ऑफ यूर कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्वेलस मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड सिंसियरली थैंक you for the information provided to us. We have already initiated the needful in the said matter, ऐसा इन्होंने लिखा है। ये डिप्यूटी जनरल मैनेजर BOD B&O इन्होंने मुझे एक खत लिखा था 1 दिसंबर 2020 को। अभी मैं बताता हूँ, ये इन्होंने बताया इधर कि आपकी जानकारी हमें मिली है और उस वजह से मैं आपका आभार मानता हूं और हम इस बारे में इनिशिएटिव एक्शन ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने वी आर डूइंग नीडफुल ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन ये मुझे फंसा रहे हैं। दिसंबर में ये मुझे खत लिखते हैं और जनवरी में इस कंपनी को अर्थपूर्ण व्यवहार करके पैसा दिया है, तो उसका मैं ROC के साइट पे जो इंडेक्स चार्ज रहता है, तो मैंने वो इंडेक्स चार्ज डाउनलोड किया है, तो उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मार्वेलस मेटल का ROC के साइट का इंडेक्स चार्ज है। तो इस इंडेक्स चार्ज में मैं इधर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ताकि जब आप बाद में वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखते समय आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके स्टॉप करके देख सकते हो। ये देखो, वो खत था 1 दिसंबर 2020 का। उसके बाद बराबर 1 महीने बाद ये देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7/1/2021
अभी 7/1/2021 माने 37 डेज बाद, उस लेटर के 37 डेज बाद ROC पर इंडेक्स चार्ज चढ़ जाता है। मतलब उस वक्त बैंक ने इनको पैसा दे दिया। तो कितना दे दिया देखो, 17,96,00,000 रुपीज़ कर्जा दिया है। हाँ, अभी देखो, और एक इधर भी है उनका, 1 जून 2020 को भी इन्होंने 2,85,39,720 का भी डिसबर्समेंट किया है। तो ये इनकी प्राइम बैंक है, बरसों पुरानी बैंक है इनकी, लेकिन इन्होंने ये लोन अभी दिया है। और ये देखो, इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस ने भी इसको लोन दिया है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी इसको लोन दिया है। ये सारा लोन 9/20, 7/20, 6/20, 12/19, दिसंबर 19, अक्टूबर 19, 17, ये इतना देख के पूरा ये लोन 28,42,47,047 इतना इन्होंने लोन दिया है। खाली यहाँ से यहाँ तक देखो, 37/19 से 7 जनवरी 2021 तक इतना लोन दिया है बैंक ने इस कंपनी को। तो मेरा सवाल है इस बैंक के अधिकारियों से, अगर आप इतना सारा लोन देते हो तो ये लोन किसने दिया है, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। ये लोन इसने दिया है, ये देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ विथ प्रूफ। तो ये लोन इस बैंक के अधिकारी ने दिया है, अतुल कुमार जगनाड़े। अतुल कुमार जगनाड़े ये बहुत ही होशियार, कायदा जानने वाला और पूरा एडजस्टमेंट वगैरह बनाने का और पूरा अर्थपूर्ण व्यवहार करने का। और इसके साथ और 2 आदमी हैं। ये मैनेजर रिलेशनशिप है बैंक में, और मनोज वर्मा करके उस SME डिपार्टमेंट के प्रबंधक है, वरिष्ठ मैनेजर है। और एक इनके साथ सूर्यकांत माड़ी करके है, जो इनके साथ सीनियर लोन डिपार्टमेंट में काम करता है। तो ये पूरे 3 आदमी हैं जिन्होंने इसका लोन साइन किया है। ROC पे जो फॉर्म्स अपलोड करके इन्होंने ही इसका पूरा प्रोसेस किया है। तो ये मैनेजर है, इन्होंने लोन देते समय जो देखना चाहिए, जैसे कि कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, CMA रिपोर्ट, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी ने GST प्रॉपरली भरा है कि नहीं, कंपनी के डायरेक्टर्स कितने हैं, डायरेक्टर्स क्वालिफाइड है कि डिसक्वालिफाइड है, ये सब देखना चाहिए। और इसके बारे में मैं 2019 से इनको जानकारी दे रहा था, लेखी जानकारी दे रहा था, मेल दे रहा था। जबकि इस कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये मैंने उनको बताया। इनके डायरेक्टर्स में बहुत सारे झगड़े हैं, कोर्ट मैटर्स है। तो आप बैंक को सिक्योर कीजिए, क्योंकि बैंक में लोगों का पैसा रहता है, तो बैंक डूबनी नहीं चाहिए। लेकिन ये अर्थपूर्ण व्यवहार करके इन्होंने ये कुछ भी न होते हुए, जो अभी मैंने बताया, बैंक को इतना सारा लोन दिया है। तो बैंक के जो नियम है वो खाली सामान्य लोगों के लिए है, ऐसे बड़े उद्योगपतियों के लिए ये नियम नहीं है। तो ये इसके बारे में जो भी मैं बोल रहा हूँ, इसके आगे मैं आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। तो ये इसने इस उद्योगपति को लोन दिया है। तो वो उद्योगपति मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उद्योगपति है, ये सुरजीत पवार, मैनेजिंग डायरेक्टर। आल्सो ही इज़ अ डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर। अब डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर एज पर कंपनीज लॉ, इसका जो मीनिंग है, ये जो कंपनी सेक्रेटरी है, जो CA लोग है, जो बैंक के वरिष्ठ अधिकारी है, उन लोगों को ही ये पता चलता है कि जब किसी भी कंपनी में डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर्स रहते हैं तो उनको किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। उसके बावजूद इस आदमी ने बैंक के साथ अर्थपूर्ण व्यवहार करके इतने साल से लोन लेके कंपनी को गुमराह कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। और कंपनी की आज की हालत ऐसी है कि कंपनी, आप देखिए, ये सब मैं बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को बोल रहा हूँ,
क्योंकि मैं ये बैंक के खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ। तो बैंक के अधिकारियों को मैंने अब तक लेटर लिखा है, उन्होंने मुझे एक भी जवाब नहीं दिया है। खाली वो मुझे गुमराह करने के लिए वो लेटर दिया था, अभी जो मैंने आपको दिया था। तो आप जो भी इस बारे में जानकारी समझते हैं, जैसे कि आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि आरओसी के वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि सेबी के वरिष्ठ अधिकारी, इनके तक ये वीडियो मैं पहुंचाने वाला हूं और ये पहुंच जाएगा। और इनको ये इस बैंक से सवाल करना है कि अगर आरओसी का आज का भी मैं अभी अटैचमेंट दिखाने वाला हूँ कि आरओसी के रिकॉर्ड पे इन्होंने 2020 की बैलेंस शीट अपलोड नहीं की है आरओसी पर। आरओसी को जो कंप्लाइंस है वो पूरा नहीं किया है, फिर भी इन्होंने बैंक को इतना सारा लोन दिया है। तो इन्होंने वो भी मैं डॉक्यूमेंट आगे जोड़ने वाला हूँ। जीएसटी का रिटर्न अभी भरा है, अभी मतलब लोन देने के बाद मार्च में 2021 में, जबकि लोन दिया है जनवरी 21 में, और उससे पहले सब डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड। हाँ, ये ऐसा सारा चल रहा है। अभी मैं आगे उसके भी प्रूफ दे दूंगा। लेकिन ये जो डिसक्वालीफाइड डायरेक्टर है, इन्होंने बहुत सारे इनके किस्से हैं, इनके किस्से पर और इनकी फैमिली के और भी बहुत सारे डायरेक्टर हैं, उनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको इनकी पूरी जानकारी दे दूँगा। अभी मैं खाली फ्रॉड कैसे हुआ है इसके बारे में मैं आपको अभी प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये उद्योगपति है, इतना ही मुझे बताने का था। आगे देखिए, कंपनी का इतना सारा लोन देने के लिए कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए, प्रॉफिट का ग्रोथ होना चाहिए, तभी ये लोन दे सकते हैं ना। आरओसी का कंप्लाइंस होना चाहिए। हाँ, डिसक्वालीफाइड डायरेक्टर नहीं रहने चाहिए। कंपनी में पूरे 5 डायरेक्टर है, 5 में एक लेडी है यशोदा जोशी मैडम, वो डायरेक्टर क्वालिफाइड डायरेक्टर है, और 5 में से वो एक ही क्वालिफाइड है, बाकी 4 डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड है। तो इन्होंने ये ऐसा करके बैंक को फंसाया है और सभी लोगों को फंसाया है। कंपनी किसी भी क्रेडिटर्स का पेमेंट टाइम पर नहीं देती है, कंपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी बराबर नहीं देती है, कंपनी जीएसटी का पेमेंट टाइम पर नहीं करती है, जो भी किया है आधा अधूरा किया है। इसलिए इन्होंने अभी मार्च में और अभी जुलाई में 7 जुलाई को 9C और 9 का एनुअल रिटर्न भरा है, वो भी 18-19 का भरा है, 19-20 का नहीं भरा है। अभी भी 19-20 का नहीं, 20-21 का नहीं, 20-21 का रहने दो, अभी उसकी थोड़ी ये टाइम है उसको भरने के लिए। लेकिन इन्होंने ये रिटर्न नहीं भरा था। क्यों नहीं भरा था? फिर बैंक ने क्या देखा, इतने दिन में उनको ये सारी बातें मेल करके रजिस्टर ईडी खत लिखकर बता रहा था। आपने क्या इन पर एक्शन लिया, मुझे जानकारी दो। लेकिन ये निगरगट ऑफिसर्स पैसा लेके जब लोन दिया है, ये मुझे जानकारी नहीं दे रहे थे। इस वजह से मैंने ये सारा विषय अब यूट्यूब पे लाया हूँ और जानकार लोगों से मैं सपोर्ट मांग रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता है तो ये सबक बनेगा सभी बैंक के लिए कि ऐसा लोन अगर देंगे तो अभी लोग जानकार हो गई है, यूट्यूब जैसी मीडिया लोगों के हाथ में आई है। तो जो भी सुज्ञ और जानकार सीए है, सीएस है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, वकील है, वो सारे लोग इस तरह से अभी मीडिया जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, इसका यूज़ करके अपने समाज को, अपने देश को स्ट्रांग कीजिए, तभी ये पैसा लेकर लोन देने वाले अधिकारी जाग जाएंगे और आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। इनको सबक सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, पूरी तन्मयता से बनाया है मैंने ये। और इस बारे में मैंने इनको मेरे वकील से नोटिस भी दिया था। तो अभी मैं उस नोटिस का मेल आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं इस कंपनी का सीए दिखाता हूँ। ये कंपनी का सीए है कौशिक जोशी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मार्वलस मेटर्स प्राइवेट लिमिटेड।
इनके पिताजी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अभी ये उस कंपनी का पूरा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और सभी काम देखता है। ये फर्म, इस कंपनी की बहुत पुरानी फर्म है और अभी ये देख रहे हैं। लेकिन इसने, जब मैं ज्वाइन हुआ उधर, तो मैं ज्वाइन जून 19 में हो गया एज अ मैनेजर अकाउंट्स फाइनेंस। तब उधर 18-19 की बैलेंस शीट बनाने का काम चल रहा था। तो 18-19 की बैलेंस शीट बनाते समय मैंने जो देखा उधर, तो हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन की बात करते हैं अभी। तो मार्च 19 की जो बैंक रिकन्सिलेशन थी वो वहाँ के जूनियर आदि स्टाफ ने बनाई थी। तो मैंने वो देखा और उसमें 2007-8 से बहुत सारी एंट्रियाज ओपन थी। 7-8 बैंक रिकन्सिलेशन में एंट्रीज ओपन थी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बैंक डेबिटेड बट नॉट एंटर्ड, बैंक क्रेडिटेड बट नॉट एंटर्ड, ऐसे बहुत सारी एंट्रियाज थी। तो मुझे ऐसा पता चला कि इतनी सारी एंट्रीज ओपन रहते हुए 2007 से 2011 की थोड़ी सारी, बहुत सारी 2014-15 की, ऐसा सारा वो बैंक रिकन्सिलेशन देख के मैंने इनको पूछा, सर ये इतनी सारी एंट्रीज ओपन रख के आपने इसके पहले की बैलेंस शीट कैसे बनाई? बैंक रिकन्सिलेशन तो हर ईयर कंप्लीट होना चाहिए, उसकी सारी एंट्रीज की उधर ही एंट्रीज होनी चाहिए। तो इन्होंने वो मुझे जवाब दिया कि अभी इसका जो भी है आप जानते हो, तो इसका पूरा एंट्रीज कर दो और जो आपको सही लगता है आप कर दो। तो मुझे ये पता चला कि इन लोगों ने इससे पहले जो जितनी भी बैलेंस शीट बनाई, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। खाली इनका जो भी जूनियर स्टाफ उधर जाता होगा, उन्होंने जैसी भी बैलेंस शीट बनाई, खाली वो बैलेंस शीट इन लोगों ने साइन कर दी और हो गया। तो इधर कुछ भी रिकॉर्ड सही नहीं है, ये इनके ध्यान में आ गया। तो इन्होंने वो अपनी जवाबदारी पूरी तरह से नहीं निभाई और कंपनी को ऐसे ही बैलेंस शीट पे साइन करके दे दिया, ऐसा मुझे लगा। तो ऐसा जब मेरे ध्यान में आया तो मैं बोला कि ये कैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसे कैसे ये करता है? तो इन्होंने जो रिमार्क्स मारने चाहिए, मैंने इनसे बात की तभी कि आप ऐसे कैसे बैलेंस शीट करते हो, ये सब आपको रिस्की है, क्योंकि आपने डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, उसके बारे में भी कुछ भी नहीं रिमार्क दिया है। आपने गवर्नमेंट ड्यूज कंपनी ने बहुत सारे पे नहीं किए, उसके बारे में रिमार्क नहीं दिया है। और आप बैलेंस शीट में कैसे ऑडिट रिपोर्ट में ये ओपन रख के क्लीन बैलेंस शीट साइन कर दी। तो मैंने उनको बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा 2008 में DGFT का पेमेंट बाकी है, कस्टम का पेमेंट बाकी है। आपने कुछ रिमार्क नहीं मारा और अभी कंपनी की क्या हालत है आप जानते हो। तो ये सारी बातें मैंने उस वक्त 18-19 की जो बैलेंस शीट थी वो बनाते समय मैंने इनको जानकारी दी। तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बोल के मुझसे काम निकलवा लिया और वो बैलेंस शीट बनाने को बोला। तो मैंने जब वो बैलेंस शीट बनाई और जो बैलेंस शीट बनने के बाद बोर्ड मीटिंग रहती है, उससे पहले मैंने क्या किया, कंपनी को इस बारे में मेल से जानकारी दी। तो मैं अभी वो मेल आपको दिखाता हूँ। तो ये मेल है, मैं उधर जून 19 को अपॉइंट हो गया था और ये मेल मैंने 31/19 को कंपनी को लिखा है। 30 अगस्त 2019 को मैंने ये मेल कंपनी को लिखा है। मैं ज़रा थोड़ा ही जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर मार्वलस, ये सुरजीत पवार डायरेक्टर, वरपे साहेब, पोतनीश सर, शिवाजी पवार और ये कौशिक जोशी, इनको भी मैंने ये मेल लिखा है। और ये कौशिक जोशी स्टैक्स इनका और एक मेल आईडी था, उस पर मैंने ये मेल भेजा है। तो ये मेल बहुत बड़ा होगा, ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, तो मैं इस मेल को थोड़ा ऐसे जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। आप वीडियो रोक के ये
फिर से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप भी अपना इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको जूम करके देख सकते हो। तो मैंने इस मेल में ये लिखा है कि कंपनी का जो प्रीवियस बैलेंस शीट बना है उसके बारे में लिखा है और वो गलत है, और ये विंडो ड्रेसिंग बैलेंस शीट बनाई है आपके सीए ने, और इसमें ये प्रॉब्लम है, और इसको इस तरह से नेक्स्ट करंट ईयर में हम दुरुस्ती करके आगे जाएंगे, और ये प्रॉब्लम है, और ये ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट नहीं है। तो एज अ वन ऑफ द नॉलेजेबल और इफ़िशियंट अकाउंट्स मैनेजर होने के कारण मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, और ये खाली आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो मैंने ऐसा एक मेल लिखकर मैनेजमेंट को बता दिया। तो ये मेल पढ़कर इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये मेल पढ़ने के बाद 31 अगस्त 2019 को ये मेल मैंने कंपनी को लिखा था। तो तभी ये जो सीए है ये 3 सितंबर, उसके बाद तीसरे दिन 3 सितंबर को ऑफिस में आया, और इन्होंने एक मीटिंग ले ली और मुझे अंदर बुलाया, और मुझे इस मेल का प्रिंट निकल के मेरे हाथ में दे दिया, और आपने ये क्या लिखा है ऐसा मुझे बहुत सारा प्रेशर दे के इन्होंने उसमें ऐसा लिखते हैं क्या, ऐसा है वैसा है, ऐसा मुझे बहुत सारा बताया, और प्रेशर दे के मुझसे उसी दिन इनका काम निकलने के बाद, बैलेंस शीट बन जाने के बाद, लेकिन एजीएम नहीं हुई थी, लेकिन इनका काम तो हो गया, बैलेंस शीट बन गई। तो इन्होंने मुझे उस वक्त कंपनी के जो अभी सुरजीत पवार का फ़ोटो दिखाया वो थे, और वो कंपनी के जो टेक्निकल इंजीनियर श्रीराम पोतनी सर थे, वरपे सर थे, और ये खुद थे। तो इन्होंने मुझे प्रेशर दे के राजीनामा देने को बोल दिया, और मुझसे राजीनामा लेके मुझे जॉब से कम कर दिया। तो ये 2019 की बात है। तो इस बारे में ये सारी जानकारी मैं कंपनी के सेक्रेटरी को भी दिया। ये कंपनी का सेक्रेटरी है गुरु प्रसाद नारगोड़ा। तो इस आदमी को भी मैंने सारे मेल भेजे थे, और कंपनी का आरओसी कंप्लायंस के बारे में इसकी मेरी बहुत सारी मेल हो गए कंपनी में। इसका मेरा बहुत सारा फ़ोन पे भी बात हो गया। एक बार इनको मैंने ऑफिस में बुलाया भी था और बताया भी था कि ऐसा ऐसा कंपनी का सारा डिस्क्वालिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो ये कैसे बन गया, कैसा हो गया, ये कैसे क्लियर करेंगे वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में इन्होंने मुझे कोई जो हो गया किस वजह से हो गया उतना ही बताया, लेकिन इसके बारे में इन्होंने मुझे ये बैलेंस शीट फाइनल करने के पहले 2-3 दिन में ही मुझे ये पता चल गया कि कंपनी के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था। तो ये बैलेंस शीट तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ऐसा मुझे पता चला, क्योंकि मुझे 30 इयर्स का अनुभव है। तो इस वजह से ये जो गुरु प्रसाद सीएस है ये भी बहुत चालाक और होशियार है। इसका कोल्हापुर में बहुत बड़ा नाम है। तो इसने और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मिल के कंपनी का जो भी आरओसी का कंप्लायंस था वो ऐसे ही चला के कर दिया था। सारे लोन्स इन्होंने सैंक्शन करवा के दिए हैं। उसका आरओसी इंडेक्स पे जो चार्ज चढ़ाना होता है, बहुत सारे फॉर्म्स अपलोड करने होते हैं, वो पूरे गलत तरीके से, जबकि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, इनको पता था ये नहीं हो सकता, ये इनको पता था, फिर भी इन्होंने गलतियाँ की है। तो मैं जब जॉब में था तब भी किया है। जॉब छोड़ने के बाद मैंने इनको बताया ऐसा नहीं होना चाहिए, आप गलत कर रहे हो, तो भी इन्होंने मेरा कुछ भी नहीं सुना और ये सारे कंप्लायंस करते गए। तो मैंने इसके बारे में भी बैंक को बताया ये गलत कर रहा है, तो भी ये करता रहा। और अभी इसने लास्ट का जो 19 करोड़ का जो लोन है आरओसी पर, तो ये खाली इस चालाक आदमी ने अपलोड नहीं किया है, इसने दूसरा सीएस दिया है बिडकर करके, और उससे वो फॉर्म 12 अपलोड किया है इन्होंने जो आरओसी पे चलाने के लिए, क्योंकि इसको पता था
कि कोरे बार बार खत लिख रहा है तो मैं प्रॉब्लम में आऊँगा। इसलिए ये बहुत साल से कंपनी सेक्रेटरी है, लेकिन वहाँ पे ये अपने साइन नहीं लगाए, दूसरे के साइन लगाने का इसने काम किया है। तो ये बहुत चालाक है, तो इस पर एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये जानता है कि लोन अपलोड करना गलत है, क्योंकि आरओसी का कंप्लायंस नहीं किया है। अगर जनवरी 20 में अगर ये लोन अपलोड कर रहे हैं तो आरओसी का कंप्लायंस किधर है, जीएसटी का कंप्लायंस किधर है, और डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर है। फिर भी इसने कायदा ब्रेक करके और 3 लोगों को डायरेक्टर बनाया है, वो भी सब मैनेज करके। अब इसके बारे में जो भी जानकार लोग हैं, ये कैसा हो सकता है जबकि कंपनी के 5 डायरेक्टर है, उसमें 4 डिस्क्वालीफाइड है, फिर भी 15/10/2020 को इन्होंने 3 डायरेक्टर को ऐड किया है आरओसी के डायरेक्टर लिस्ट में। तो ये सारा गलत हो गया है। उसके बारे में मैंने पूरा मेल लिखा है, वो मेल आप देख लीजिए। तो ऐसा ये नाडगोड़ा साहब है। तो मेरा ये आपसे रिकॉर्ड देकर ये बताने का काम है। और इसके बारे में मैं और एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा मैं जीएसटी के बारे में इसका रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ये देखिए, कंपनी ने जो भी जीएसटी पे किया है वो ऑन टाइम नहीं पे किया है क्या। तो मैं अभी इनका मंथली ये है, ये मंथली 3B और GSTR 1 का है। जबकि मैंने इस बारे में पहला वीडियो बनाया है तो वो 25 जुलाई को बनाया है। तो 25 जुलाई को मैंने 3:30 बजे ये स्क्रीनशॉट लिया है। तब तक तो इन्होंने जून का GST 3B का भी फाइल नहीं किया था और GSTR 1 का भी फाइल नहीं किया था। लेकिन ये देखिए, GSTR 3B की ड्यू डेट रहती है 20, लेकिन इन्होंने 25 तक तो नहीं भरा है। और यहाँ पे GSTR 1 की ड्यू डेट रहती है 11 जून, लेकिन इधर जून का नहीं दिखा रहा है। और ये 25 तक GSTR 1 का भी इन्होंने नहीं भरा है। बाकी के कब कब भरे हैं इसकी पूरी जानकारी इधर है, आप ये देख सकते हो। पूरा पोर्टल पे ये नंबर डाल के कोई भी देख सकता है इनकी पुरानी पिछली रिकॉर्ड। तो जो भी इसके जानकार है वो जान जाएंगे कि गलती कंपनी कितना बड़ा ये सारा कर रही है। और एक मैं आपको बताता हूँ एनुअल रिटर्न के बारे में, जीएसटी का जो भी एनुअल रिटर्न रहता है उसके बारे में। अभी इधर देखिए, पहले मैं 17/18 की बात करूँगा। 17/18/9 और 17/18/9C इन्होंने 30 मार्च 2001 को फाइल किया है। अभी देखो 17/18 और 17/18 की ड्यू डेट कब ख़त्म हो गए सभी को पता है, आप लोगों को जो इसकी जानकारी है। लेकिन इन्होंने ये 2021 में फाइल किया है। और ये 18/9 का देखिए, 18/9 का इन्होंने अभी लेटेस्ट फाइल किया है जुलाई में, इसी जुलाई महीने में 2 तारीख को और 7 तारीख को। कौन सा 18/9 का, इसकी भी ड्यू डेट कब थी ये सभी को पता है। तो अगर ये जुलाई में फाइल करते हैं 17, 18, 19 के एनुअल रिटर्न, तो बैंक ने इनको लोन कैसे दिया जनवरी में और उससे पहले, जबकि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, जीएसटी का रिटर्न नहीं फाइल किया है। हाँ, तो ऐसा होता है, ऐसा लोन दे दिया जाता है, इतना करोड़ों का लोन। जबकि मैं बार बार मेल लिखकर, खत लिखकर रजिस्टर एडी से लिखा रहा हूँ मैं, तो कोई भी बंदा मेरे लेटर को जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं इनके पास। अगर कुछ होता तो मेरे उस मेल को भी इन्होंने एक लाइन का अगर जवाब दिया होता ना तो भी चलता, मैं खुश हो जाता। कुछ तो इन्होंने जवाब दिया, इनको जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये जीएसटी का हो गया। अभी मैं आपको आरओसी का दिखाता हूँ। तो आरओसी का जो भी मास्टर डेटा है ये अभी मतलब सुबह 12 बजे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है आरओसी के साइट पे। ये देखो,
मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। ये मार्वलस मेटल का है, इसका CIN नंबर है और ये कंपनी का एक्टिव नॉन कंप्लाइंट स्टेटस है, मेल ID है। देखिए इधर इसका AGM का डेट है 29 सितंबर 2020। हाँ, और इसका डेट ऑफ बैलेंस शीट 18-19 का उन्होंने फाइल किया है। 18-19 का मतलब जो महीने बनाया था 31 अगस्त 19 को, वो इन्होंने सितंबर 2020 को इसकी AGM दिखा के ये अभी फाइल किया है। तो इतना दिन इन्होंने क्या किया और क्यों नहीं फाइल किया? क्योंकि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड थे, ये वजह थी। तो अभी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड रहते ही इन्होंने ये कैसा भर दिया है वो मुझे पता नहीं। इसमें के जो भी जानकार है, ROC के अधिकारी है, स्टेट बैंक के वरिष्ठ जो भी अधिकारी है, समाज में जितने भी लॉयर है, कंपनी सेक्रेटरी है और कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको ये सब बातें पता चलेगी कि इधर ये फ्रॉड हुआ है। ये कोई गलत बात नहीं है, कंपनी के ROC के डॉक्यूमेंट्स है। तो मेरा ये कहना है कि इधर ऐसा फ्रॉड हुआ है। ये सब जो बातें हैं इसका ये आपने 19 का देखा, ये जो देखा ना आपने, ये 19 का देखा। अभी अगर इन्होंने 21 में इतने सारे लोन दिए हैं, 2020 में और 21 में, तो जबकि ये भी फाइल नहीं था, तो वो 2,85 लाख कैसा दिया? जबकि 17-18 और 18-19 का अपलोड नहीं था। और अभी ये तो 19 का है, 18-19 का अपलोड किया हुआ ROC को। 19-20 का किधर है? 19-20 की तो डेट कब की हो गई है? अभी 20-21 की होने वाली है। और 19-20 का ROC पर इन्होंने अपलोड नहीं किया है, फिर भी बैंक ने जनवरी 21 में कैसे लोन दिया है? ये डॉक्यूमेंट है, ये प्रूफ है। इसमें के जो भी जानकार है वो जानते हैं। मुझे तो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है। तो बताने वाली बात यह है कि ये अर्थपूर्ण व्यवहार है और अर्थपूर्ण ही लोन दिया है, और इसमें जो भी शामिल अधिकारी है उनको सज़ा होनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए। इतना ही मेरा मकसद है। मेरा मकसद ये नहीं है कि कंपनी बंद पड़ जाए। कंपनी तो बंद नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनी ने तो लोन लेकर रखा है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये खतरा है। ऐसा सभी बैंक में चल रहा है, ऐसा सभी CS कर रहे हैं, ऐसा सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं। तो ये इंडियन इकोनॉमी को मजबूत बनाने का मेरा काम है। किसी की कंपनी बंद करने का मेरा काम नहीं है। हाँ, कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। अगर ऐसी इच्छा होती तो ये जानकारी मेरे पास, मेरे दिमाग में तभी से है। मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी का नहीं चुराया है, मेरे पास कोई भी कंपनी का डॉक्यूमेंट नहीं, ये सारा पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट और ये जो मेरी जानकारी है, मैं इनकम टैक्स को भी बता सकता हूँ, मैं GST डिपार्टमेंट को भी बता सकता था। अगर मैं उधर जाता तो इनकी कंपनी उसी दिन बंद पड़ जाती थी, लेकिन मैं उधर नहीं गया। मैं खाली बैंक को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी इंडस्ट्री को बचाना चाहता हूँ, मैं अपने बैंक को बचाना चाहता हूँ। मेरा इसमें और कोई मकसद नहीं है। 3 साल हो गए, लेकिन बैंक अधिकारी कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का एक रास्ता बनाकर अभी मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इसमें जो भी जितने भी जानकार लोग हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। और एक लास्ट डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। जब बैंक वाले मुझे कुछ ये नहीं दे रहे, रिस्पांस नहीं दे रहे, तो मैंने ROC को मार्च 20 से पहले 1-2 महीने उधर कंप्लेंट की। तो उधर कंप्लेंट करने के बाद वहाँ के जो भी रजिस्ट्रार है जगन्नाथ रेड्डी सर, उन्होंने इनको ऑर्डर निकाला। ये देखिए, ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स,
ये ऑर्डर उन्होंने निकाला है 6 मार्च 2020। ऑर्डर अंडर सेक्शन 2006 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मार्वलस मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड CIN नंबर सो। अभी ये ऑर्डर देखिए, इसमें मैं खाली वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं ये पढ़ूंगा नहीं। इसमें जो भी जानकारी ये 2206 के नंबर से उनको पता चलेगा। उसका दूसरा पेज ये है, ये भी अब अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ये भी झूम करके पढ़ सकता है। और इसके बाद इसका मैं लास्ट पेज दिखाता हूँ। इसका लास्ट पेज है, इस पर देखिए, यहाँ पर जगन्नाथ रेड्डी सर की साइन है, जो कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज पुणे है। और उन्होंने जो लास्ट कमेंट, मैं लास्ट ही कमेंट थोड़ा पढ़ के बताना चाहता हूँ। तो इधर लिखा है उन्होंने, फर्दर इट इज़ सीन दैट द एनुअल अकाउंट्स फॉर द year ended 31st March 17 was signed such disqualified director, namely शिवाजी राव श्रीपत राव पवार, उनका DN नंबर है, सुरजीत प्रताप राव पवार, उसका DN नंबर है, who has been disqualified under section 1642 of the Companies Act 2013 with effect for 1st November 2016 and certified by CA कौशिक जोशी, मेंबरशिप नंबर, उसका मेंबरशिप नंबर 157 और कुछ है उधर, फॉर द फिनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2017। उधर वो आगे बता रहे हैं, प्लीज़ क्लेरिफाई एज हाउ द कंपनी हैज़ कंप्लाई with the provision of section 143(3)G for the Companies Act 2013. Hence it is clear that you have provided false and misleading information in your report dated 6/9/2017 para 2E and are liable to take action under section 447 and 448 of the Companies Act 13। अभी इस ऑर्डर में उन्होंने ये बताया है, तो ये तो प्रोविजन हो गई, क्योंकि वो ऐसा नहीं लिखेंगे ना, वो जानते हैं। फर्दर उन्होंने आगे लिखा है जगन्नाथ रेड्डी साहब ने, फर्दर इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट वेरियस फॉर्म्स फाइल्ड बाय दिस ऑफिस फ्रॉम टाइम टू टाइम एज सर्टिफाइड बाय aforesaid professionals, company secretary, CS and chartered accountant CA, in practicing stating false and misleading information by uploading the documents certified by the directors disqualified under section 164(2) of the Companies Act 2013 and stating disqualified director and stating certified the form from time to time for which they are liable for the action under section 447 448 of the Companies Act 2013, and also clarify as to why the matter should not to be referred to ICSI and ICAI फॉर प्रोफेशनल वायलेशन। अभी ये जानकार रजिस्ट्रार सर है, उनकी इधर सही है, ये ROC का डॉक्यूमेंट है। इन्होंने पूरे डायरेक्टर्स के, अगला एक पेज है, उसमें ये सभी कंपनी के डायरेक्टर है, उसमें 2 कंपनी सेक्रेटरी है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इन सभी लोगों को इन्होंने, और एक टेक्निकल डायरेक्टर है, उसको भी साहब ने रजिस्टर ED से ये ऑर्डर भेजी है। ये मार्च में भेजी है, उसके बाद मार्च 20 में, उसके बाद पूरा इंडिया लॉकडाउन था, इस वजह से पूरा जो भी लॉकडाउन का पीरियड था सभी ऑफिसेस बंद थे, तो इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई उस समय।
तो उसके बाद जब भी चालू हो गई तो उस समय में रेड्डी साहब ने क्या एक्शन लिया है इसके बारे में मैं आरओसी से भी जानकारी मांग रहा हूँ, लेकिन उधर से भी मेरे मेल को कोई रिप्लाई नहीं आया है। उन्होंने क्या इस बारे में ऑर्डर पास की है, क्या अभी तक पेंडिंग है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी मिल नहीं रही है। तो आरओसी को मैं इस वीडियो से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को इस तरह से गवर्नमेंट को फंसाने का जो भी जुर्माना है, फाइन है, दंड है, वो होना चाहिए और इनको सज़ा भी होनी चाहिए। और इस सबक से एक सबक मिल जाएगी सारे गलत काम करने वालों को। ये मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है और देश की इकोनॉमी को सही रास्ते पर लाने का एक प्रयास है। इस बारे में जितने भी जानकार लोग हैं जो ये बातें जानते हैं, अगर मेरी बातें अच्छी लगती है, अगर मेरे प्रूफ्स एविडेंस सही है, इसके बारे में आप बैंक से, आरओसी से पता करवा लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं और एक मेल दिखाता हूँ और मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। उस मेल में देखिए, हाँ, ये जो मेल मैंने लिखा है इसमें मैंने लॉयर नोटिस फॉर क्रिमिनल केस अगेंस्ट एसबीआई एंड अदर एज पर नोटिस, मैंने मेरे लॉयर ने जो भी नोटिस उनको भेजे है, ये सारे नोटिस मैंने अटैचमेंट करके एसबीआई को बताया है और एसबीआई को भी ये नोटिस गई है। ये पूरी जानकारी मैंने वो इंडेक्स चार्ज दिखाया था, ये कैसे केस करने के कंपनी लॉ के कुछ किताब से मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाल के उनको दिया था। ये आरओसी का जितना भी लोन है ये अलग जो सचिन गजानन बिडकर कंपनी सेक्रेटरी है उससे उन्होंने वो पैसे ये कर दिया, अपलोड कर दिया। ये प्लीज़ फाइंड अटैच्ड एंड आस्क टू CS गुरु प्रसाद एंड मनोज कुमार वर्मा फॉर द सेम, कि कैसे इन्होंने ये CS का साइन लगाने के सिवाय वो दूसरे कंपनी सेक्रेटरी का साइन करके अपलोड किया है। तो ये सारा इसका जो भी आरओसी के साइट से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो वो मैंने इसको अटैच किए है और ये गलत हो गया है। तो इसके बारे में जो हाई कोर्ट में केस नोटिस तो भेजा है इनको, लेकिन हाई कोर्ट में केस डालने के लिए लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा आने वाला है। तो ये खर्चा करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो ये खर्चा करने के लिए जो भी स्वेच्छा से मुझे मदद करना चाहते हैं वो मुझे मदद करे और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे हेल्प करे। यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझे मदद कर सकते हो। और जो भी ये घटना घटी है, अर्थपूर्ण व्यवहार हो गया है, इसके सारे अधिकारियों को हाई कोर्ट से मैक्सिमम शिक्षा और मैक्सिमम फाइन लगाने की मैं कोशिश करूँगा। इस कार्य में जो भी इसमें जानकार है, जिनको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा है, वो मुझे साथ दे सकते हैं। साथ देने की मैं विनती करता हूँ और मैं अपना ये वीडियो पूरा करता हूँ। इस वीडियो को आप अपने जानकार लोगों को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।